नमस्कार प्यारे साथियों। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आधुनिक काल है उसका हम रिवीजन कर रहे थे। कल के वीडियो में हमने जो चार सप्तक हैं उनके बाद के जो विविध विविध कविता आंदोलन है उनके बारे में हमने कल के वीडियो में पढ़ा और फिर उनके जो प्रमुख कवि थे उनकी रचनाओं को हमने देखा। अब दो तीन कवि और हैं नई कविता आंदोलनों के, उनकी रचनाओं को हम देखेंगे आगे की वीडियो में। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन वीडियोज़ को देखते हैं, रिवीजन करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, उनका तहे दिल से आभार। और आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगी साथियों, बहुत कम समय बचा है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आपके एग्ज़ाम की और आप जितना हो सके अपने रिवीजन कीजिए, अपने सिलेबस को अपनी आँखों से निकालिए, सकारात्मक रहिए, भगवान पर विश्वास कीजिए। आपने मेहनत की है और जिस पद के आप योग्य हैं वो पद आपको ज़रूर मिलेगा साथियों। इतना विश्वास बनाए रखें। ऐसी बात नहीं है कि आपने मेहनत की हो आपको फल ना मिले, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है साथियों कि कई बार जब कहते हैं ना वो किस्मत बिल्कुल ही लौट जाती है, यानी किस्मत साथ ही नहीं देती है, तब ऐसा होता है। नहीं तो देर हो सकती है साथियों, लेकिन भगवान के घर देर नहीं है, मैं तो यही जानती हूँ। तो ये मेरा अपना खुद का अनुभव भी है साथियों। तो हमेशा सकारात्मक रहिए और रिवीजन कीजिए अपना। चलो देखते हैं आगे आगे के कवि। हमने पिछले वीडियो में लास्ट में पढ़ा था कुंवर नारायण को। उसके बाद आगे के हैं चंद्रकांत देवताले, जिनका जन्म 1936 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं लकड़बग्गा हंस रहा है, दीवारों पर खून से पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय, रोशनी के मैदान की तरफ और पत्थर फेंक रहा हूँ। तो लकड़बग्गा हंस रहा है और पत्थर फेंक रहा हूँ, ये दो तो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साथियों। अक्सर लकड़बग्गा हंस रहा है पर्सन, ये जो रचना है कई बार पूछ ली जाती है एग्जाम में। चंद्रकांत देव ने कविता आंदोलन को आगे बढ़ाने में जगदीश चतुर्वेदी को सहयोग दिया था। जगदीश चतुर्वेदी ने जो कविता आंदोलन चलाया था उसको चंद्रकांत देवताले ने आगे बढ़ाया था। देवताले को पत्थर फेंक रहा हूँ रचना के लिए 2012 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले हैं दुष्यंत कुमार, जन्म 1933 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन में बसंत, साए में धूप, एक कंठ विस्पाई। इनकी साए में धूप जो रचना है वो साथियों इनकी गज़ल संग्रह है और दुष्यंत कुमार को गज़ल गायक के नाम से ही जाना जाता है, इन गज़लों के लिए ये प्रसिद्ध है। इनकी साए में धूप रचना गज़ल संग्रह माना जाता है, ये हिंदी के प्रसिद्ध गज़ल लेखक माने जाते हैं। इनका एक कंठ विस्पाई गीति नाट्य माना जाता है, जिसमें दक्ष यज्ञ के समय शिव के अपमान को देखकर पार्वती के दग्ध होने की घटना का वर्णन किया गया है। यानी एक कंठ विस्पाई शिव जी के दक्ष के समय जो शिव भगवान का अपमान हुआ था इस यज्ञ में, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और साए में धूप इनकी प्रसिद्ध गज़ल संग्रह है। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई तो गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और ये पंक्तियाँ साथियों हमेशा प्रेरणादायक रही हैं। हो गई है पीर पर्वत सी, यानी ये लाइनें जो साथी कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं, लगातार जो लगे हुए हैं, जिनको सफलता प्राप्त अभी नहीं हुई है, उनके लिए भी लाइन बहुत कारगर है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब तो आपका भी सिलेक्शन होना ही चाहिए। तो इस बार विश्वास रखें साथियों, क्योंकि पीर पर्वत सी हो चुकी है और इस बार तो इसको पिघलना ही पड़ेगा। अगले हमारे कवि हैं श्रीकांत वर्मा। इनकी रचनाएं हैं दिनारंभ, माया दर्पण, जलसाघर में आत्मरति और मगध। इनको मगध रचना के लिए 1987 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले हैं राजेश जोशी, जिनका जन्म 1946 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, एक आदिवासी लड़की की इच्छा, लेबर कॉलोनी के बच्चे, दो पंक्तियों के बीच। तो इनकी दो पंक्तियों के बीच रचना महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच रचना के लिए 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। राजेश जोशी ने भर्तृहरि की रचनाओं का अनुवाद भूमि का कल्पतरु यह भी नाम से और
मायाकोव्स्की की कविताओं का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया था। ये मायाकोव्स्की तो कोई दूसरी भाषा, शायद रूसी भाषा के कवि हैं। इनकी कविताओं का अनुवाद तो पतलून पहना बादल नाम से, और भर्तृहरि जो संस्कृत के महान कवि हुए हैं, इनकी रचनाओं का अनुवाद उन्होंने भूमिका कल्पतरु नाम से किया था। उसके बाद अगले कवि हैं हमारे उदय प्रकाश, जन्म 1952 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं सुनो कारीगर, अबुत्तर कबूतर, रात में हारमोनियम, मोहनदास, पीली छतरी वाली लड़की, पालगोमरा का स्कूटर, वारेन हेस्टिंग्स की सांड। उदय प्रकाश को मोहनदास रचना के लिए 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी जो पीली छतरी वाली लड़की है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है, और मोहनदास रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला था, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगले हैं हमारे कवि मंगलेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साथियों। जो नवलेखन काल या नई कविता के जो कुछ ये 12-13 महत्वपूर्ण कवि थे, इन्हीं के हमने कुछ 2-3 महत्वपूर्ण रचनाएं ही पढ़ी हैं, और ये साथियों नोट्स मेरे 2016 के बनाए हुए हैं। तो अभी आगे हम जो पढ़ेंगे वो साहित्य अकादमी पुरस्कार विभिन्न जो मिले हुए थे, जो हमने यहाँ इन रचनाओं में पढ़ लिया है, उसके अलावा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार बच गए थे वो मैंने आगे लिखे हैं अगले पेज में, और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे तब तक वो मैंने इसमें लिखे हैं। बाकी अभी आपको जो नए बाद में मिले हैं 2016-17 के बाद, वो आपको नए ऐड करने हैं। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं रचना के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ये 13 कवि हमने नई कविता जो आंदोलन है या नवलेखन काल है उसके पढ़ लिए हैं। अब देखिए साथियों, शेष रचना या रचनाकार साहित्य अकादमी मिलने वाले, अमीन ने अभी जो पीछे रचनाकार पढ़े हैं, इनमें तो हमने सभी में देखा है कि जिन रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो हमने सारे लिखे हैं। इनके अलावा भी कुछ ऐसे कवि हैं जिनकी एक 2 रचनाएं ही प्रसिद्ध हैं, और खासतौर से उनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने वाली ही रचनाएं कई बार पूछी जाती हैं, तो वो हम देख रहे हैं। जैसे रचना है नए इलाके में अरुण कमल की, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1998 में। फिर है दुष्चक्र में सृष्टा, वीरेन डंगवाल की रचना है, 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर है संख्यात्मा, ज्ञानेंद्र पति की रचना है, 2006 में साहित्य अकादमी मिला। हवा में हस्ताक्षर, कैलाश वाजपेयी की रचना है, 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मिल जुल मन, मृदुला गर्ग की रचना है, 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आग की हंसी कविता संग्रह है रामदरस मिश्र का, 2015 में ही इसको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में मैंने लिख रखा, थोड़ी सी जानकारी ये भी आपको रिवीजन करवा देती हूँ। ये भारत का साहित्य श्रेणी का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, यानी साहित्य श्रेणी का सर्वोच्च पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी, लेकिन सबसे पहले ये पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। यानी भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है, उन सभी भाषाओं के कवियों को ये दिया जाता है हर बार। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, लेकिन पहली बार दिया गया था 1965 में, वो भी प्रथम मिला था मलयालम भाषा के जो जी शंकर कुरूप थे उनको दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी साहित्य में अब तक 9 ज्ञानपीठ पुरस्कार 10 लोगों को दिए जा चुके हैं, क्योंकि एक ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था। आगे है साहित्यकार वर्ष और रचना। सुमित्रानंदन पंत हैं साहित्यकार, 1968 ईस्वी में जिदम्बरा रचना के लिए इनको साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, साथियों एलर्जी वाले बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है दिन भर। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि फिर सारे दिन छींक आनी बहुत आम बीमारी हो गई है आजकल लोगों में, ये बढ़ती जा रही है। रामधारी सिंह दिनकर 1972 ईस्वी उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अज्ञेय को 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए ज्ञानपीठ मिला। हिंदी में सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत को मिला था चिदम्बरा रचना के लिए 1968 ईस्वी में। महादेवी वर्मा को मिला 1982 में का मिला शायद 83 में यामा रचना के लिए। यामा रचना 1940 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई थी, लेकिन इतने साल बाद जाके उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नरेश मेहता को मिला 1992 ईस्वी में हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए। यानी ये 4
जो ज्ञानपीठ है ये तो एक एक रचना के लिए मिले और उसके बाद संपूर्ण योगदान के लिए मिलने शुरू हो गए। सबसे पहले संपूर्ण योगदान के लिए 1992 में नरेश मेहता को मिला था। उसके बाद निर्मल वर्मा को 1999 ईस्वी में संपूर्ण योगदान के लिए, कुंवर नारायण को 2005 ईस्वी में संपूर्ण योगदान के लिए, श्रीलाल शुक्ल व अमरकांत इन दो को संयुक्त रूप से मिला था 2009 में संपूर्ण साहित्य के लिए, संपूर्ण योगदान के लिए। फिर केदारनाथ सिंह हैं, इनको 49वां मिला था 2013 ईस्वी में, इनको भी हिंदी साहित्य के संपूर्ण योगदान के लिए मिला था। फिर उसके बाद कृष्णा सोबती को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2017 में। 2017 तक के तो साथियों ने लिख रखे हैं, जब 2022 में तैयारी की थी तब तक के तो मैंने ये अपडेट कर लिया था। अब तक हिंदी के लिए 10 ज्ञानपीठ 11 लोगों को दिए जा चुके हैं, जिनमें 2 लेखिका हैं। तो लेखिका कौन हो गई? एक महादेवी वर्मा और एक कृष्णा सोबती, 2 लेखिका हो गई। अब है साहित्य अकादमी पुरस्कार, अब तक 3 लेखिकाओं को दिए जा चुके हैं। एक तो कृष्णा सोबती को दिया जा चुका साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में जिंदगीनामा उपन्यास के लिए। अलका सरावगी को दिया जा चुका है 2000 में है, 2001 में मिला हुआ है कली कथा वाया बाईपास रचना के लिए। और मृदुला गर्ग को 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए मिला है। ये 3 लेखिका हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और इनमें से जो मृदुला गर्ग है इनको तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी नहीं, मृदुला गर्ग को नहीं, कृष्णा सोबती को तो ज्ञानपीठ भी मिल चुका है। जबकि महादेवी वर्मा ऐसी लेखिका है जिनको सिर्फ ज्ञानपीठ मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला था। ये हमारा हो गया साथियों आधुनिक काल का रिवीजन जो मैंने इसमें लिख रखा है। और बाकी जो दूसरे नोट्स है मैंने जो कविता माहेश्वरी दी के चैनल से बनाए थे, उनकी मैंने आपको पूरी की पूरी जो PDF है वो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मैंने अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आगे हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी जो गद्य है उसको लिख रखा है। इसका देखते हैं साथियों, रिवीजन हो पाएगा तो करवाएंगे इसका भी, क्योंकि आगे हिंदी में जो अलग अलग विधाएं दे रखी हैं, जैसे हमारे उपन्यास दे रखा है, कहानियाँ दे रखी हैं, निबंध दे रखे हैं, उन सारी विधाओं को प्रमुख ये विधाएं लिख रखी हैं। गद्य साहित्य के बारे में आगे ये है। तो आप सभी साथियों को बहुत सारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं साथियों आपकी सफलता के लिए। और आप ऐसे ही मेहनत करते रहें साथियों, भगवान आपको इतनी क्षमता दे, इतनी शक्ति दे कि आप इस 1 महीने में धैर्य रखे रहें। और जब परीक्षा हॉल में जाएँ तो भी आपके अंदर इतना धीरज रहे कि आप बिल्कुल भी हड़बड़ाएँ ना, और बिल्कुल भी आप अपना जो बेहतरीन से बेहतरीन उस समय का आप सदुपयोग कर पाएँ, ऐसी मैं दुआ करती हूँ साथियों। क्योंकि हम तैयारी तो बहुत लंबी कर लेते हैं, लेकिन फिर लास्ट में हम अपना कहीं न कहीं आपा खो देते हैं, कोई ना कोई गलती कर देते हैं, जिसका पछतावा हमें ताउम्र रहता है। तो ऐसी गलती आप ना करें साथियों, पीछे की गलतियों से सीखते हुए लगातार रिवीजन करते रहें। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।